मंगलसूत्र बिचवा देगा, जेवर बिचवा देगा, मुसलमान हिंदू आरक्षण खत्म कर देगा, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देगा। अरे नहीं नहीं, ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगा। नमस्कार दोस्तों, आपको थोड़ी देर के लिए लग रहा होगा कि मैं ये क्या बोल रही हूं, किसको डरा रही हूं। तो मैं आपको बता दूं कि ये मैं नहीं बोल रही, बल्कि ये चंद कीवर्ड्स हैं जो आपको लोकसभा चुनाव में सुनने को मिल जाएगा। एनडीए और इंडिया गठबंधन कुछ ऐसे ही एजेंडे और नैरेटिव लेकर अपने अपने वोटरों के जमात के बीच जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र तक बिचवा देने की भावी योजना कांग्रेस की बताई। उधर राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी अगर आई सत्ता में तो आरक्षण ही खत्म कर देगी। फिर मोदी जी राहुल बाबू के बयान पर पलटवार करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस ओबीसी से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। इस चुनाव में जमीनी मुद्दे, परेशानियां, सवाल और सरोकार चुनावी एजेंडा है ही नहीं। यहां तो खेल डराने और आशंकाओं की चादर ओढ़कर वोटरों को लुभाने का चल रहा है। 2 चरण का चुनाव हो गया है। पहले चरण में 102 और दूसरे चरण में 88 सीटों पर। यही 190 सीट मायने रखेंगे पार्टियों को सत्ता के द्वार तक ले जाने के लिए। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 190 में 94 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार चुनावी बयार कुछ और ही बयान कर रहे हैं। क्या एनडीए के 400 पार के नारे को ऑक्सीजन मिल रहा, या फिर इसी हवा ने एनडीए के सपनों की थाली में सजे दिए को बुझा दिया है? कांटे की टक्कर में क्या बीजेपी फंस रही है? क्या इंडिया गठबंधन के लिए वाकई कोई अंडरकरंट है? क्या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से उठा हिंदुत्व का आवेग पश्चिम उत्तर प्रदेश आते आते ठंडा हो गया? क्या इंडिया गठबंधन के 90 दशक वाली जातीय गोलबंदी, जातीय राजनीति, आरक्षण का शोर फिर से खड़ा हो गया है? कुछ ऐसे ही सवालों, कुछ ऐसे ही राजनीतिक बारीकियों को समझने का प्रयास करते हैं। चुनावी दंगल में बीजेपी कह रही है कि 2 चरण के चुनाव में ही शहजादों की कहानी खत्म हो गई है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ हो गई है। ये जो इंडिया और एनडीए गठबंधन का शोर है, वो आखिर धरातल पर क्या है? क्या धरातल पर कुछ ऐसा ही शोर है? इसको हम कुछ और आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को मात्र 52 सीट आई। कांग्रेस लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता तक नहीं बना पाई। ये जो 52 सीटें थी वो कहां से आई? चलिए पहले ये जान लेते हैं। केरल से 15, तमिलनाडु से 8, पंजाब से 8, तेलंगाना से 3, पश्चिम बंगाल से 2, छत्तीसगढ़ से 2 और 11 ऐसे राज्य हैं जहां से कांग्रेस को एक सीट मिली। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि कांग्रेस को इस चुनाव में खड़ा होने के लिए उत्तर भारत में अपनी खोई हुई विरासत हासिल करनी होगी। आइए हम इसको थोड़ा और बारीकियों से समझते हैं। बात उत्तर भारत की करते हैं। जो उत्तर भारत की 180 सीटों में हुआ क्या था? इस 180 सीट में से बीजेपी ने 151 सीटें अपने खाते में ले ली। कांग्रेस को सिर्फ 10 सीट और अन्य को 19 सीट मिली। अब आप सोचिए कि कांग्रेस को 10 के आंकड़े को बढ़ाने के लिए कितनी मशक्कत करनी होगी। इस दंगल में उत्तर भारत ही मरणासन कांग्रेस को ऑक्सीजन देगी। थोड़ी कांग्रेस की राहत की भी बात करते हैं। दक्षिण की 130 सीट में बीजेपी 29 में ही सिमट गई, यानी 100 सीट बीजेपी के लिए यहाँ चुनौती है। और दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना में कांग्रेस का ठीक ठाक प्रदर्शन था। पूर्वी भारत में 153 सीट है, जिसमें 101 सीट अकेले भाजपा उड़ा ले गई। कांग्रेस के हाथ 12 आई, 40 में अन्य पार्टियां सिमट गईं। पश्चिम भारत की चुनावी यात्रा करें और 2019 के चुनाव के पन्ने पलटे तो कांग्रेस यहाँ भी पस्त थी। 78 सीटों में कांग्रेस को 7 सीट मिली, जबकि 69 सीटों में बीजेपी बुलंद थी। यहाँ अन्य यानी छोटे दल कोई गुल भी नहीं खिला पाए। इनको सिर्फ 2 सीटों में संतुष्टि हासिल करनी पड़ी। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि भारत के 4 अलग अलग हिस्सों में सियासी ताकत किसके पास कितनी है। 2024 के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है और दोनों पार्टियां की कोशिश भी यही है
कि लड़ाई के केंद्र में ये दोनदोनों ही नजर आए। थोड़ा फिर 2019 के ही पन्ने पलट ले तो जो मैंने आंकड़े जुटाए हैं उसमें पिछले चुनाव में 161 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर हुई थी। आखिर हुआ क्या था, अब इस पर भी बात करें तो 147 सीटें बीजेपी ने अपने खाते में ले ली थी। कांग्रेस को 9 सीटों पर संतुष्टि करना पड़ा था, अन्य को सिर्फ 5 सीटें मिली। 90 के स्ट्राइक रेट पर प्रदर्शन करते हुए भाजपा ने कांग्रेस को सियासी जमीन पर पानी पिला दी थी। अब चलिए थोड़ा बात करते हैं 2024 में हुए इन 2 चरणों के 190 सीट पर हुए चुनावों की, इसके समीकरण और राजनीतिक हालात की। बात उस उत्तर प्रदेश की जिसके परिणाम देश में अब तक सत्ता की कहानी लिखती रही है। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 चरणों में 16 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव हुए, दूसरे चरण में फिर 8 सीट पर चुनाव हुए, यानी 16 सीटों पर पार्टियों और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। पिछले चुनाव में 64 सीट लाने वाली भाजपा को पिछले प्रदर्शन बरकरार रखने के लिए इन 16 सीटों में 12 सीटें जीतनी होंगी। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ देश सहित उत्तर प्रदेश की फिजा बदली थी। क्या वही मौसम, वही मिजाज उत्तर प्रदेश का आज भी है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर किसान आंदोलन, अग्निवीर का मामला भाजपा के लिए क्या महंगा पड़ रहा है? और सपा और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं इन 8 सीटों में कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। अलग अलग चुनावी विश्लेषकों की अगर सुने तो बीजेपी फंसती नजर आ रही है। इन 2 चरणों में उत्तर प्रदेश के कई हाई प्रोफाइल सीट हैं, कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इधर दक्षिण भारत में भी बड़ा शोर है। तमिलनाडु में पहले चरण में ही सारी 39 सीटों पर चुनाव हो गए। पिछले चुनाव में डीएमके ने 24 सीटों के साथ बड़ा शानदार प्रदर्शन किया था। भाजपा का यहां खाता भी नहीं खोल पाया था और कांग्रेस 8 सीट ला पाई थी। इस चुनाव में बीजेपी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में बड़ा जोर लगाया है। बीजेपी को अपने प्रदेश अध्यक्ष पूर्व आईपीएस के अन्नामलाई पर बड़ा भरोसा है। इस नए युवा चेहरे पर बीजेपी की बैतरनी पार होने वाली है, लेकिन डगर बड़ा मुश्किल है। 2019 में 3.66% वोट लाने वाली भाजपा को क्या ये सिंघम अन्ना बेड़ा पार लगा पाएंगे? के अन्नामलाई खुद कोयंबटूर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने यहाँ भी पिछड़ा कार्ड खेला है। यह राज्य जो है कांग्रेस और बीजेपी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी ने तो यहाँ से पूर्व गवर्नर को ही चुनावी मैदान में उतार दिया है। तेलंगाना की राज्यपाल रही तमिलिसै सौंदरराजन दक्षिण चेन्नई से चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी के टिकट पर। अब आप समझिए कि बीजेपी ने तमिलनाडु में अपना खाता खोलने के लिए बड़े बड़े चेहरे दांव पर लगा दिए हैं। इधर कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कीर्ति पी चिदम्बरम शिवगंगा से मैदान में है। तमिलनाडु की सीट दर सीट त्रिकोणीय कांटे की संघर्ष में फंसी है। यहाँ का चुनाव परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव का नया अध्याय लिखेगा, जो पहले चरण में लॉक हो चुका है। इस तपती गर्मी में राजस्थान का भी सियासी पारा भांपने में चुनावी विश्लेषक लगे हुए हैं। राजस्थान की 25 सीटों पर 2 चरण में चुनाव निपट गए। राजस्थान की मैदान से लेकर मरुस्थल तक पिछले चुनाव में कमल ही खिला था। 25 में से 24 सीट बीजेपी ने जीत ली थी। 1 सीट पर जीतने वाले ने भी बीजेपी के साथ आकर अपना समर्थन दे दिया था। बताया जा रहा है कि इन सीटों पर भाजपा की राह अब इस चुनाव में आसान नहीं है। 8 से 10 सीटों पर कांग्रेस के साथ सीधी टक्कर बताई जा रही है। जाट, सैनिक परिवार, किसान और राजपूत वोटर में पहले जैसा उत्साह और गोलबंदी नहीं दिख रहा। राजस्थान में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर भी नजर है। जालौर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे
वैभव गहलोत मैदान में है। यहाँ बीजेपी ने लुम्बा राम चौधरी को टिकट दिया है, जो वैभव से मुकाबला कर रहे हैं। जोधपुर सीट छोड़कर जालौर चुनाव लड़ने आए वैभव गहलोत की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब ईवीएम ही इनकी किस्मत का फैसला करेगी। इधर बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह झालवाड़ा सीट से 5वीं बार सांसद बनने उतरे हैं। यहां दुष्यंत का मुकाबला कांग्रेस की उर्मिला जैन से हो रहा है। कांग्रेस ने उर्मिला को उम्मीदवार बनाया है। बाड़मेर सीट में त्रिकोणीय मुकाबला चुनावी रोमांच को और बढ़ा रहा है। बीकानेर सीट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल से भिड़ रहे हैं। यहां भी मुकाबला तीखा है। राजस्थान की चूरू सीट पर सबकी निगाहें जमी हुई हैं। बीजेपी के सांसद रहे राहुल कासवान का टिकट जब बीजेपी ने काट दिया तो राहुल कासवान कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस ने राहुल कासवान को चूरू से अपना उम्मीदवार बना दिया। अब उनके सामने बीजेपी ने देवेंद्र झाझरिया को उतार दिया है। सांसद कासवान की चूरू कड़ी परीक्षा ले रहा है। बीजेपी के बड़े रणनीतिकार उपेंद्र यादव अरवल से उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ कांग्रेस के ललित यादव भाग्य आजमा रहे हैं। राजस्थान कई दिग्गजों की परीक्षा ले रहा है, तो बीजेपी को भी अपना 100% स्कोर करने वाला रिजल्ट कार्ड बरकरार रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि राह इतनी आसान भी नहीं है। हिंदी पट्टी में चुनावी हवा बनाने वाले बिहार में भी 2 चरणों में 9 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। पहले चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। दूसरे चरण में पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, बांका और भागलपुर। इन 9 सीटों में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। पिछले चुनाव में बिहार के 40 सीटों पर एनडीए ने परचम लहराया था, जबकि राजद पूरी तरह साफ हो गया था और कांग्रेस को मात्र 1 सीट हाथ लगी थी, जो किशनगंज कांग्रेस के खाते में आई थी। इस बार एनडीए के लिए पुराना रिकॉर्ड दोहराना मुश्किल है। पप्पू यादव ने तो इधर पूर्णिया सीट को ही हॉट सीट बना दिया है। अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया, लेकिन पूर्णिया से राजद ने बीमा भारती को पहले ही उतार दिया। जदयू से राजद आई बीमा के लिए पप्पू ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इधर जदयू ने संतोष कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। पूर्णिया सीट पप्पू यादव और लालू यादव के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, क्योंकि इस सीट को जीतने के लिए लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने भी जोर लगा दी है। इस सीट पर 3 बार सांसद रहे पप्पू यादव के प्रदर्शन पर भी अटकलें लग रही हैं। बिहार में इंडिया अलायंस चुनावी हवा का रुख बदलने के लिए जोर शोर से लगा हुआ है। इधर पहले और दूसरे चरण में बंगाल के 6 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ, जहां भाजपा को कुछ कमाल कर देने का भरोसा है। बंगाल में तृणमूल और बीजेपी के बीच सीधा फाइट है। उत्तर प्रदेश के बाद 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत वाला राज्य है। 2 चरणों में महाराष्ट्र में 13 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ है। महाराष्ट्र का परिणाम 2024 के इस लोकसभा चुनाव में बड़ा असर डालेगा। यहाँ की राजनीति ने भी गजब की करवट बदली है। दोस्त दुश्मन हो गए और कभी जो दुश्मन रहे अब इस चुनाव में दोस्त बनकर राजनीतिक गलियों में गलबहियां डालकर घूम रहे हैं। पिछले चुनाव में जो उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ थे, अब उसी के खिलाफ तलवार खींच ली है। शरद पवार के एनसीपी के साथ 36 का आंकड़ा रखने वाले शिवसेना पवार के साथ मिलकर मोदी को रोक रहे हैं। थोड़ा 2019 के परिणाम से महाराष्ट्र के चुनावी गणित को समझते हैं कि पिछले चुनाव में हुआ क्या था। पिछले चुनाव में भाजपा और शिवसेना ने मिलकर 48 में से 41 सीट जीत ली थी। बीजेपी को तब 23 और शिवसेना को 18 सीटें मिली थी। तब अजीत पवार और शरद पवार साथ थे, तो 4 सीट एनसीपी को आई थी। कांग्रेस का सबसे बुरा हाल था, 1 सीट पर सिमट गई थी
और अन्य के खातों की अगर बात करें तो उन्हें सिर्फ 2 सीटें मिली। इस चुनाव में उद्धव ठाकरे और शरद पवार क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को राजनीतिक हैसियत बता पाएंगे? 13 सीटों में महाराष्ट्र के विदर्भ के इलाकों में चुनाव हुए हैं। इस क्षेत्र में बीजेपी को बड़ी चुनौती मिलने की बात कही जा रही है। विश्लेषक कहते हैं कि बड़ी चुनौती है विदर्भ में। ऐसे में विदर्भ का इलाका बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी करेगी। यहां स्थानीय मुद्दे हावी हैं। हमने इस एपिसोड में पहले और दूसरे चरण के चुनावी तापमान, चुनावी फैक्टर को समझने की कोशिश की। 4 जून को सारे अटकलें, सियासी विवाद पर बिछाई गई गोटियां, धुरंधरों का कमाल, मोदी लहर और इंडिया गठबंधन का कोई पॉलिटिकल स्पार्क था या नहीं, इसकी तस्वीर साफ कर देगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। रफ्ता रफ्ता चुनाव आगे बढ़ेगा। वैसे वैसे मैं आपके बीच वोटरों का मिजाज और चुनावी गणित को लेकर आती रहूंगी। आपको ये मेरा खास शो दास्ताने सियासत कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए अलविदा, सबा खैर।